Hello everyone, this is day 3 of Daily Mains PYQ series in which we are discussing 2023 PYQ of GS1 and we will discuss GS1 question 5 and question number 6. Now coming to question number 5. So question number 5 is saying, why is world today confronted with the crisis of availability of and access to fresh water resources? तो अब यहाँ पे जानेंगे कि इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे किया जाए, क्योंकि ब्रेक डाउन किए बिना आपको इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में कितने पार्ट्स बनाने हैं और उन पार्ट्स में कितने पॉइंट्स और कितना स्पेस एलोकेट करना है ये नहीं पता लगेगा। तो इसकी थीम सबसे पहले जानेंगे। थीम क्या है इसकी? थीम है इसकी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी थीम। तो फ्रेश वाटर रिसोर्स पे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि थीम पे ही हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, बस इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इसके बाद अब हमें पता करना है, थीम तो डिसाइड हो गई, अब इसके बॉडी में कितने पार्ट्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन इज सेइंग व्हाई द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई और व्हाट क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी हो रही है, तो क्यों हो रही है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरा है कि ऑफ एंड एक्सेस टू। तो फर्स्ट पार्ट तो ऑफ का हुआ है ये, और सेकंड है एक्सेस टू का सेकंड पार्ट हुआ है ये। ठीक है, अब क्योंकि रीजंस पूछे हैं किसी प्रॉब्लम के, तो ऑब्वियसली हमें सॉल्यूशंस लिखने ही पड़ेंगे। तो इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा वे फॉरवर्ड। तो 3 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं हम थीम पे। तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जब इंट्रोडक्शन पे आएंगे तो हम ये लिखेंगे कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन क्या है और क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली एक जुड़ा फैक्ट्स दे देंगे कि कैसे क्राइसिस हो रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम ये लिखेंगे, फ्रेश वाटर इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, बेदिंग, सैनिटेशन बट ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल एंड फूड सिक्योरिटी। यूनिसेफ ने ये बोला है कि 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग अंडर वाटर स्कार्सिटी सिचुएशंस। तो इसको हम इंट्रोडक्शन में दे देंगे। अब हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी का जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो अवेलेबिलिटी की क्या क्राइसिस है, वाटर अवेलेबल क्यों नहीं है। दूसरे में है एक्सेस क्यों नहीं है, वो अलग पार्ट होगा। ठीक है, पहले अवेलेबल ही नहीं है तो एक्सेसिबिलिटी का बात कहाँ होगी। एक्सेसिबिलिटी ह्यूमन इनइक्वलिटी पे बात आ जाती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी मतलब जियोलॉजिकल फैक्टर्स पे बात आ जाती है और जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे बात आ जाती है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी में हम किस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्यों अवेलेबल नहीं हो रहा, क्या रीजंस हो सकते हैं उसके। तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो है क्लाइमेट चेंज। अब जब हम क्लाइमेट चेंज एक रीजन लिखेंगे, ठीक है, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज ये होता है। बल्कि इतना स्पेस नहीं होता हमारे पास कॉपी में कि अगर हमें 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं और छोटे से स्पेस में लिखने हैं तो हम क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करने लगे। तो इसके लिए इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक एग्जाम्पल दे के छुट्टी करो वहीं पर। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया तो एक्सप्लेनेशन को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अंडरस्टूड हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही हम क्लाइमेट चेंज देंगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल दे देंगे जैसे हिंदू कुश माउंटेन्स में 80% ऑफ ग्लेशियर्स हमारा लॉस हो जाएगा इस सेंचुरी के एंड तक। तो ये हमारी आईपीसीसी की रिपोर्ट बता चुकी है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा फ्रेश वाटर ही ऑलरेडी लिमिटेड है। ओनली 3% फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट on the earth, like among total water, and 2% is frozen, so we have the availability of only 1% fresh water. ठीक है, नाउ कमिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ। फ्रेश वाटर हमारे पास लिमिटेड है लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब उसका एग्जाम्पल क्या देंगे, या तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बता दो या इंडिया का एक फैक्ट है ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि इंडिया हैज़ ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर बट हैविंग 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब तो 20% के आसपास होने जा रही है इंडिया की। तो इस तरीके से हम एक पॉपुलेशन ग्रोथ का भी फैक्ट दे देंगे। फिर आता है हमारा कि ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कि अवेलेबिलिटी अगर हम एक जगह से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो दूसरी जगह कम हो जाएगा। तो ओवर एक्सट्रैक्शन, तो हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर में हमारा ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो उसका क्या फैक्ट है, ये फैक्ट भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि 70% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर यूज़ है ना, वो एग्रीकल्चर में जाता है। लेकिन इंडिया में और भी कंडीशन वर्स हो जाती है। कैसे कि
हमारा 90% से ऊपर फ्रेश वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में जाता है। इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, एनी अदर पर्पजेज ऑफ फ्रेश वाटर वी आर डूइंग जस्ट 10%, बट 90% वी आर डूइंग ऑन ओनली एग्रीकल्चर। ठीक है, अगले रीजन पे आते हैं। फिर कह सकते हैं अवेलेबिलिटी इसलिए भी कम है क्योंकि हमारा वाटर पॉल्यूशन है। जब पॉल्यूशन हो जाता है पानी में, ठीक है, या तो वो ग्राउंड वाटर हो या फिर वो रिवर वाटर हो, तो उसके बाद वो अवेलेबल नहीं रहता किसी भी पॉपुलेशन के लिए, कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गंगा रिवर में जो पॉल्यूशन है, ठीक है, वो किस लिए है? ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ हैव कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर सप्लाईज। ठीक है, फिर कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी के लिए। क्यों? ये डिसरप्ट करता है नेचुरल वाटर साइकिल को, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर को रिड्यूस कर देता है, एंड इट लीड्स टू डिक्रीज इन रेनफॉल बिकॉज ऑफ लेस प्रेसिपिटेशन, एंड इट लीड्स टू इंक्रीज रन ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, क्योंकि जब पेड़ होते हैं, ठीक है, वो पानी को रोक के रखते हैं ग्राउंड वाटर में भी और सरफेस पे भी। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी रन ऑफ हो जाता है, वो चला जाता है, ठीक है, रिवर्स में चला जाता है, फिर उसके बाद समुद्र में बह जाता है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, लाइक रीजन फॉर द क्राइसिस ऑफ एक्सेस टू फ्रेश वाटर। ठीक है, अब इसमें कई सारे रीजन लिखेंगे कि पहले तो जियोग्राफिकल डिस्पैरिटीज हैं, किन जगहों पर ज़्यादा पानी है, किन जगहों पे कम पानी है, तो एक्सेस नहीं हो पाती जहाँ पे कम पानी है उन लोगों को। तो एक एग्जांपल देंगे, जैसे सब सहारन अफ्रीका में हमारा एक्सेस ही कम है, कि जैसे सोमालिया, सूडान, चाड, कोई भी दो तीन कंट्री के नाम देंगे जो कि सब सहारन अफ्रीका में है, जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे नदियाँ नहीं बहती हैं, वो रेगिस्तान वाले एरियाज हैं। दूसरा क्या बोलेंगे? अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस कुछ रीजन्स में नहीं हो पाती। जैसे चेन्नई का रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, वहाँ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, डेस्पाइट हैविंग एडिक्वेट रिवर्स इन द ईयर। ठीक है, एडिक्वेट सॉरी रेनफॉल इन द ईयर। नाउ कन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वलिटी, कन्फ्लिक्ट की वजह से भी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। जैसे आपने देखा गाजा में ब्लॉकेड हो गई थी, इसराइल ने पानी को रोक दिया था जाने से, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट से हो जाती है। ठीक है, इनइक्वलिटी से भी हो जाती है कि मिडल ईस्ट की जो सीरियन वॉर थी उसका वन ऑफ द मेजर कॉज वाज दैट देयर इज लेस वाटर, ठीक है, अवेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे टिग्रिस, यूफ्रेट्स रिवर हैं, जॉर्डन रिवर हैं, तो बहुत सारे लोग तो इन रिवर्स के पास रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दैट अवेलेबिलिटी। उसकी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं वहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, उसके बाद पुअर वाटर मैनेजमेंट की वजह से भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि कहीं पे नल लगे हैं, कहीं पे नहीं लगे हैं, कहीं पे गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, किसी जगह पे नहीं चलाई हैं, कहीं पे ज़्यादा इंप्लीमेंट हो गई हैं, कहीं पे नहीं हुई हैं। ठीक है, तो और भी कई सारे फैक्ट्स दे सकते हैं, जैसे इंडिया रिसीव्ड एन एनुअल रेनफॉल ऑफ दिस मच, बट ड्यू टू पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ओनली 6% वाटर ऑफ रेन वी आर एबल टू प्रिजर्व। तो हमारा 94% वो चला जाता है वापस। ठीक है, फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि जैसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया है, जैसे कावेरी डिस्प्यूट, तो कर्नाटका ने पानी रोक दिया तो तमिलनाडु को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी लॉस हो जाती है। ऐसे ही क्लाइमेट डिजास्टर, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आई थी तो उससे दो तीन बांध टूट गए थे तो वो बह गया था, तो उससे एक्सेसिबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अब सॉल्यूशंस हम देखेंगे। सॉल्यूशन तो सबसे पहला सॉल्यूशंस यही रहेगा कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। अब वाटर मैनेजमेंट में आप क्या क्या लिखेंगे कि क्या वाटर मैनेजमेंट? पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा वाटर के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, सोलर डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि हमारी वाटर की अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा रहे। उसके बाद क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे कि प्रेसिशन एग्रीकल्चर, इसमें पानी का एकदम एफिशिएंटली इस्तेमाल होता है। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है, कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वाटर डेफिशिएंट क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो
वाटर रिच एरियाज में लगा रहे हो और जो वाटर को ज़्यादा खींचती हैं फसलें वो आप वाटर डेफिशिएंट एरियाज में लगा रहे हो, जैसे कि शुगर केन प्रोडक्शन इन पंजाब एंड हरियाणा, सो इट इज़ नॉट गुड। ओके, तो बिहार और वेस्ट बंगाल में वाटर रिच रीजन है, वहाँ पर लगानी चाहिए ये क्रॉप्स, लेकिन वहाँ पे नहीं लग रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का जैसे माइक्रो इरिगेशन हो गई, ठीक है, अदर टेक्निक्स हो गई एग्रीकल्चरल, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गई, कंजर्वेशन टिलेज हो गई, तो ये सब हमें फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, है ना। तो आप एक एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम का भी दे सकते हो, जैसे कि मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट में चलाया था, उसमें वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स लगाने के लिए प्रमोट किया गया था, ठीक है, फार्मर्स को। नाउ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या कह सकते हैं, जैसे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट, तो वही हम डालेंगे इसमें कि कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वाटर का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन हमें करना पड़ेगा, जैसे एफोरेस्टेशन, डी डेजर्टिफिकेशन। हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा, तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और वाटर पॉल्यूशन भी इससे रिड्यूस होता है। ठीक है, कंटामिनेंट्स कम होते हैं। अब हमने ये लिख दिया सारा, अब कंक्लूजन में क्या देंगे, कंक्लूजन में ये देंगे कि हमें इंटरनेशनल एफर्ट्स चाहिए। ये तो हमारे एफर्ट्स हो गए तो इन जनरल, ठीक है, लेकिन हमें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये चाहिए कि पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा और ये वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का हम विजन देंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। तो हम बोलेंगे कि इंटरनेशनल कोलेबोरेशन लाइक इन पेरिस क्लाइमेट डील इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज अ नीड टू चेंज बिहेवियर टू यूज वाटर एफिशिएंटली एंड सस्टेनेबली इन वेरियस सेक्टर्स, बी इट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हाउस होल्ड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अब ये फोर्ड्स के बारे में है क्वेश्चन, ठीक है, ज्योग्राफी का एक जियोलॉजिकल फीचर है, उसके बारे में है। हाउ आर फोर्ड्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो मेन थीम क्या होगी, फोर्ड्स, तो ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये लिखना है इंट्रो में। ठीक है, नाउ व्हाई डू दे कंस्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरेस्क एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। तो थीम तो इसकी फोर्ड ही है। तो पहला पार्ट क्या हो गया इसमें, जो हम बॉडी में लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फोर्ट, लाइक हाउ आर फोर्ड फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ फोर्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे कि ये क्यों पिक्चरेस्क होता है। ठीक है, ये ब्यूटीफुल क्यों होता है, बेसिकली वाई ब्यूटीफुल, ये दूसरा पार्ट हो गया। उसके बाद हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, तो आते हैं इंट्रोडक्शन पे, कि फोर्ड्स की डेफिनेशन हम बता देंगे, लाइक फोर्ड्स आर लॉन्ग नैरो डीप इनलेट्स ऑफ द सी विद स्टीप साइड्स ऑफ माउंटेन फिल्ड विद सी वाटर। अब होता क्या है कि ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म होता है। ठीक है, ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म होता है बेसिकली, इसमें माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स में जब ग्लेशियर जमा हो जाते हैं, जब ग्लेशियर रिट्रीट होता है तो ये यू शेप्ड वैलीज बना देता है। ठीक है, जब ये यू शेप्ड वैली बन जाती है ना, तो जब ये ग्लेशियर रिट्रीट हो जाता है तो ये यू शेप्ड वैली खाली रहती है। लेकिन जब सी लेवल राइज होता है, ठीक है, जब सी लेवल राइज होता है तो पानियाँ भर जाता है, तो दो पहाड़ों के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं फोल्ड, है ना। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं, नॉर्वे, चिले, न्यूजीलैंड, कनाडा, जो भी हमारे पोलर रीजन्स हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि फॉर्म कैसे होते हैं फोर्ड। जैसे मैंने प्रोसेस बताया फॉर्मेशन ऑफ फोर्ड, इसको ही हम ऐसे लिख देंगे कि फोर्ड्स इज क्रिएटेड वेयर ग्लेशियर्स कट इनटू प्रीवियसली क्रिएटेड रिवर वैलीज, ऑफन वी शेप्ड वैलीज और यू शेप्ड वैलीज। ठीक है, या तो वी शेप्ड वैली हो या यू शेप्ड वैली में कट करते हैं ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्ड का फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है उसमें, इरोजन होता है, ग्लेशियल इरोजन होता है। ठीक है, लाइक ग्लेशियर मूव डाउन हिल, दे कार्व आउट यू शेप्ड वैली इन द अंडरलाइंग बेड रॉक। ठीक है, कि सबसे पहले जब ग्लेशियर नीचे को जाता है, ठीक है, तो यू शेप्ड वैली बना के जाता है। उसके बाद ग्लेशियर रिट्रीट होता है। ठीक है, एज द क्लाइमेट वार्म्स अदर फैक्टर लीड टू रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, कि जितना भी ये ग्लेशियर अगर यहाँ पे जमा हुआ है ना, तो वो पहले पिघल के समुद्र में निकल जाता है, तो ये जगह खाली हो जाती है। ठीक है, ये जो यू शेप्ड वैली वाली जगह है ये खाली हो जाती है। फिर सी लेवल राइज होता है उसके बाद में। ठीक है, when sea water entered a U-shaped valley, it fills the valley floor, creating a long, narrow, deep inlet known as fort. अब हम अगली पीपीटी में देखेंगे कि
एक्चुअली में कैसे होता है। ठीक है, ये जैसे ग्लेशियर है, ये भर गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसने यू शेप्ड वैली बना दिया, जब ये रिट्रीट हुआ तो यू शेप्ड वैली बना दी ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो ये फ्लैट सरफेस बना देता है। जब हमारा समुद्र का पानी आता है इसमें, तो ये ऐसे भर जाता है, इसको कहते हैं फोल्ड। अब ये पूछा गया है कि पिक्चरेक्स क्यों है, इतना ब्यूटीफुल क्यों है, ये क्यों कहलाते हैं ब्यूटीफुल। तो मेटाफोरिकली आप कह सकते हैं, जब पहाड़ों के बीच में एक नदी बह रही है, ठीक है, या फिर समुद्र का पानी इकट्ठा है और वो काफ़ी स्टिल वाटर है, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि एक चोटी से आप देख सकते हो पूरा सीनरी। ठीक है, बिकॉज इट्स ए पिक्चरेस्क। तो कह सकते हैं ड्यू टू जियोलॉजिकल फीचर्स इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन जस्ट से दैट यूनिक लैंडस्केप करेक्टराइज्ड बाय स्टीप टॉवरिंग क्लिफ on either side with deep narrow waterways in between, that is why it is beautiful। दूसरी चीज ये कह सकते हैं वाटरफॉल्स होते हैं फोर्ट्स में, क्यों, क्योंकि ग्लेशियर्स पूरे जब रिट्रीट हो जाते हैं एक बार, तो उसके बाद वापस से यहाँ पे ग्लेशियर्स आते हैं, ठीक है, फिर वो वापस पिघलते हैं ना, तो इनमें वाटरफॉल होता है, तो वाटरफॉल भी काफ़ी पिक्चरस लगता है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल है नॉर्वे में। ठीक है, एक एग्जांपल ये दे दीजिए। देन कमिंग टू, और बायोडाइवर्सिटी उसमें यूनिक होती है। आप देखेंगे इन फूड्स में ना, जो डॉल्फिन्स होती हैं वो गुलाटे खाती हैं, ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, तो इसके लिए ये जाने भी जाते हैं फूड्स। तो आप ये कह सकते हैं फोर्डलैंड नेशनल पार्क इज रिनोड फॉर थ्राइविंग मरीन लाइफ इंक्लूडिंग डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन्स। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द स्टिल वाटर। ठीक है, बहुत स्टिल वाटर होता है, तो जो भी सन की लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, और जो भी सीनरी होती है, जैसे पहाड़ होते हैं, वो फोर्ड में बिल्कुल अपोजिट दिखते हैं नीचे की तरफ। जैसे ऊपर पहाड़ होगा, वो नीचे भी दिखेगा उस पानी में रिफ्लेक्शन खा के, तो उससे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड शेडो अक्रॉस द ट्रैंक्विल वाटर्स क्रिएट्स एन एनचेंटिंग एटमोसफियर। ठीक है, अब इसका कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि वेरियस वाटर स्पोर्ट्स लाइक हाइकिंग, कायाकिंग, फिशिंग, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग, तो ये सब होते हैं उसमें फोर्ट्स में, तो इसके लिए ये काफ़ी टूरिस्ट हॉट स्पॉट है। ठीक है, और ये काफ़ी पिक्चरस भी माना जाता है। अब कंक्लूजन जब लिखने पे आएंगे, तो समरी नहीं लिखेंगे इसकी, हम लिखेंगे कि इनमें थ्रेट, वी आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन के, उसमें खतरा है फोर्ट्स में, ठीक है, और लिटरिंग का खतरा है। ठीक है, तो सब ये खतरे गिनाएंगे और उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो बताएंगे। जैसे फोर्ट्स आर इनक्रेडिबली यूनिक एंड पिक्चरेस्क जियोलॉजिकल फीचर्स ऑन अर्थ, नेवरदलेस दीज नेचुरल वंडर्स आर करेंटली अंडर थ्रेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें थ्रेट्स को रिड्यूस करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि ये जो कंक्लूजन हो गया, सजेस्टिव टाइप का कंक्लूजन हो गया, हम कुछ सजेशन दे रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोग्रेसिव टाइप का सजेशन हो गया, वो कंक्लूजन हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल समरी टाइप का कंक्लूजन नहीं है, जो कि बहुत कॉमन है, सब बच्चे लिखते हैं, तो आपको थोड़ा एक स्टेप अहेड जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो बाई फोस्टरिंग कलेक्टिव एफर्ट वी कैन वर्क टुगेदर सिक्योरिंग देयर एग्जिस्टेंस फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इस तरीके से एक विजन बता देंगे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इसे सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन लिखेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब and wait for day 4 video which will come tomorrow. Thank you all.